नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आईएएस पर। हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन से डाली हुई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जहां हमारी नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश। तो आज की क्लास में हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये राजवंश कहाँ से आया, कौन से राजवंश था ये, कितने इसके राजा हुए, कितने परिवारों में इसे बांटा गया था, और एग्जाम की दृष्टि से ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर राजवंश, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। पहले आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। की पॉइंट में लिखवाऊंगा, आपको ज्यादा बड़े आपकी कॉपी नहीं भरवानी मुझे। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जामिनर जैसे हमसे पूछा जाता है ऐसे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो इसकी स्थापना जो है वो बसंत देव ने की थी। बसंत देव ने इस वंश की स्थापना की थी 700 ईस्वी के आसपास। ठीक है जी। एक इतिहासकार है आपका लक्ष्मीदत्त जोशी साहब, ये इतिहासकार है। इनका मानना है कि जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राजा थे वो मूलतः अयोध्या के थे, जहाँ के भगवान राम को माना जाता है कि वहाँ के जहाँ राम मंदिर स्थापित किया गया है। मूलतः कहाँ के थे ये बताया गया आपको, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार मूलतः कहाँ के थे ये, अयोध्या के थे। तो बताया गया कि इनकी जो राजधानी थी वो आपकी जोशीमठ थी, जो चमोली में स्थापित थी। और इन्हें जो जानकारी, जो इनकी स्रोत मिलते हैं हमें, वो बागेश्वर, बैजनाथ और आपके बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर घाटी से इनके हमें जो है वो जानकारी मिलती है। इनके स्रोत मिलते हैं हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ आदि स्थानों से इनकी जानकारी मिलती है। जो ताम्रपत्र है जो इनके हमें मिले हैं, ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए हमें, उनकी जो भाषा रखी गई है उनके अंदर, वो जो है आपकी वो संस्कृत भाषा रखी गई है। और उनकी लिपि कुटिला लिपि में वो लिखे गए हैं, भाषा संस्कृत है उनकी। और इतिहासकार मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो काल था, ये वास्तुकला और स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इनका जो है ये स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय यह काल जो वास्तुकला और मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गया था ये। ठीक है जी। और जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राजा हुए, ये 3 परिवारों में बंटकर इन्होंने अलग अलग शासन किया। प्रथम परिवार, हम इन सब का अलग अलग अध्ययन करेंगे। द्वितीय परिवार और तृतीय परिवार, इन तीनों परिवार के टोटल कितने राजा हुए, वो हुए आपके 14 राजा। 3 परिवार के 14 राजाओं ने मिलकर लगभग अच्छे खासे टाइम तक इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। ठीक है जी। तो अब आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, तो आप पहले हेडिंग बना लीजिए, उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, स्थापना। इस वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। इस वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। इस वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, इसका संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। इसका संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। ब्रैकेट में कर लेना कि जो इतिहासकार है आपका यशवंत सिंह एक इतिहासकार है, उनके अनुसार है ये। ठीक है जी। यशवंत सिंह के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ। इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ, ब्रैकेट में कर लेना चमोली। इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ
चमोली थी, जिसे बाद में स्थानांतरित करके, जिसे बाद में स्थानांतरित करके बैजनाथ ब्रैकेट में बागेश्वर के पास कत्यूरी घाटी में लाया गया, जिसे स्थानांतरित करके बागेश्वर बैजनाथ ब्रैकेट में बागेश्वर के पास बैद्यनाथ कत्यूरी घाटी में लाया गया। हेडिंग बनाओ इसमें अब आप स्रोत, यानी कि इसको जानने के स्रोत हमें कहां कहां से मिलते हैं और किन किन स्रोतों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसकी जानकारी हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि से मिलते हैं। तो लिखे आप स्रोत करके हेडिंग बना के लिखे, इसके बाद लिखे आप बागेश्वर, बागेश्वर, कंडारा, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि, एवं बैजनाथ आदि स्थानों से ताम्रपत्र मिले हैं। बैजनाथ आदि स्थानों से ताम्रलेख मिले हैं, ताम्रलेख मिले हैं, जिनकी भाषा, इसी में लिख ले आप, जिनकी भाषा संस्कृत है, जिनकी भाषा संस्कृत है तथा लिपि, तथा लिपि कुटिला है, तथा लिपि कुटिला है। ठीक है जी। इनके देवता, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, इनके देवता कार्तिकेय थे, इनके देवता कार्तिकेय थे, इनके देवता कार्तिकेय थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप इसमें, वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में, वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में, वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये वास्तुकला और मूर्तिकला का जो है इस टाइम पर अपने चरम पर थी, यानी कि बहुत से जो है इमारतें, मंदिर और मूर्तियां बनाई जा रही थी इनके टाइम पर। तो जो इनका जो काल था ये स्वर्ण काल के रूप में इतिहासकारों ने इसको बताया है। मैं पॉइंट दोबारा से बोल देता हूं कि वास्तुकला तथा मूर्तिकला इनके काल में या क्षेत्र में यह वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्ण काल था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा, कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा मूलतः अयोध्या के थे। कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा मूलतः अयोध्या के थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें लिखे आप बद्री दत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे ये भी एक इतिहासकार है जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। लिखे इसमें कि बद्री दत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा, बद्री दत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा सूर्यवंशी थे। वो सलमान खान की मूवी है ना सूर्यवंशम, वही थे कार्तिकेयपुर के राजा सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस वंश के 3 परिवार, जो मैंने आपको बताया था कि इन जो कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों ने अलग अलग करके जो है वो सत्ता संभाली आपकी, और 3 परिवारों के टोटल 14 नरेशों ने शासन किया। ठीक है जी। तो वही लिखवा रहा हूं आपके पॉइंट के, लिखे आप इस वंश के 3 परिवारों के, इस वंश के 3 परिवारों के 14 नरेशों ने, 14 नरेशों ने 300 साल तक उत्तराखंड पर शासन किया, 300 साल तक उत्तराखंड पर शासन किया। इस वंश के 3 परिवार ने, 14 नरेशों ने 300 साल तक उत्तराखंड पर शासन किया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें,
उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश है। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे, हम इनके जो 3 परिवारों के 14 नरेशों ने अलग अलग जो है आपका सिंहासन किया, इन्होंने शासन संभाला आपका। अब हम उनके बारे में देखते हैं। आप पहले हेडिंग बना लीजिए प्रथम परिवार, एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें लिखा प्रथम परिवार। प्रथम परिवार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या था, प्रथम परिवार का राजा कौन था और क्या क्या इन्होंने इतिहास में योगदान दिया अपना, उत्तराखंड के इतिहास में। तो लिखे आप प्रथम परिवार। प्रथम परिवार में पॉइंट ए करके लिखे आप बसंत देव, बसंत देव राजवंश या बसंत देव का राजवंश, बसंत देव का राजवंश। यानी कि इस वंश का जो संस्थापक है, प्रथम परिवार का प्रथम राजा जो है आपका बसंत देव है। तो इसके बारे में जानेंगे हम कि बसंत देव का जो राजवंश था ये कैसे चला और इसके कौन कौन से राजा हुए या इन्होंने इतिहास में क्या क्या योगदान दिया अपना। ठीक है जी। इसमें लिखे संस्थापक बसंत देव, संस्थापक बसंत देव। 3 परिवार, जब मैं आपको समझा देता हूं आपको कंफ्यूज होना। प्रथम परिवार का जो राजा हुआ वो प्रथम राजा हुआ बसंत देव, जिसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। हम उसी के बारे में देख रहे हैं कि इस वंश का जो प्रथम परिवार था उसका जो प्रथम राजा था बसंत देव, उसका अपना एक राजवंश था बसंत देव का राजवंश, जो हमने हेडिंग दी है। इस वंश का जो संस्थापक था वो बसंत देव था। ठीक है जी। इसीलिए इसे बसंत देव का राजवंश कहा जाता है। तो पहला लिखिए आप, इस वंश का संस्थापक बसंत देव था, इस वंश का संस्थापक बसंत देव था। दूसरा पॉइंट लिखे आप, इसका स्रोत बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख है। इसका स्रोत बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख है। उपाधि, उस टाइम के जो राजा थे ना, वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो एक से बढ़कर एक उपाधि लिया करते थे। जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने राजा की उपाधि ली, तो अब मुझसे दूसरा कोई राजा होगा जो मुझसे थोड़ा थोड़ा पावरफुल हो या मुझसे ऊपर का हो, वो क्या क्या उपाधि लेगा? मैंने राजा के लिए वो लेगा महाराजा। महाराजा की अगर किसने ली तो वो लेगा परम महाराजा। परम महाराजा की अगर किसने ली वो उससे और ऊपर जाएगा, वो लेगा आपकी परम भट्टारक महाराजाधिराज, ऐसी उपाधि। मतलब उपाधि बड़ी बड़ी ले जाता था। उनका मानना था उस टाइम के राजा का कि जितनी बड़ी उपाधि आप लोगे नाम की, उतना ही बड़ा आपका आप उतने ही बड़े राजा होंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बसंत देव जो थे उन्होंने भी उपाधि ली थी। तो वो उपाधि लिख लो आप, एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभार कि बसंत देव ने क्या उपाधि ली थी या नहीं। परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज, ये उपाधि ली थी इसने, बसंत देव ने, परम भट्टारक महाराजा धीराज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, ये कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था, क्योंकि इसी ने स्थापना की इस वंश की, तो प्रथम राजा ही हुआ। ये कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बसंत देव ने बागेश्वर समीप, बसंत देव ने बागेश्वर समीप एक मंदिर को, बसंत देव ने बागेश्वर समीप एक मंदिर को शरणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। शरणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। यानी कि बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर था जो उसमें है, इसने एक गांव दान दिया था। गांव दान कैसे क्या दिया था? इसका मतलब है कि इसने जो पूरा गांव है वो उस मंदिर को दे दिया था। अब उस गांव से होने वाली जो भी इनकम हो, जो भी उस गांव से जो भी आता हो, वो सब किस में जाएगा? वो उस मंदिर में जाएगा जिस मंदिर में वो गांव दान में दिया है। यानी कि उससे आने वाला टैक्स भी सारा, उससे होने वाली उपज भी, सभी नहीं, जो लोगों पे से ली जाती थी, निर्धारित की गई होगी, वो सब उस मंदिर के लिए इसने क्या किया था, उसमें दान में दिया था। जो गांव उससे उस मंदिर का
होता था। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए, ये कन्नौज के शासक, ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था। कन्नौज में एक शासक था, यशोवर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, इसके द्वारा जोशीमठ का नरसिंह मंदिर तथा बागेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके द्वारा जोशीमठ का नरसिंह मंदिर तथा बागेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बागेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार। कलहन साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, जो एक ग्रंथ लिखा था राजतरंगिणी, उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार ललित द्वितीय के आक्रमण के समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र में बसंत देव का शासन था। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार ललित द्वितीय के आक्रमण के समय, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार ललित द्वितीय के आक्रमण के समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र का शासक बसंत देव था। ठीक है जी। दूसरा राजा लिखे आप इसमें, प्रथम परिवार में दूसरा राजा है आपका खरपरदेव। खरपरदेव कर लेना आप, हेडिंग लिख लेना आप, ये खरपरदेव वंश, इससे ज्यादा अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। इसमें लिखे आप इसका विवरण, खरपरदेव वंश का विवरण जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, कि इसका विवरण बागेश्वर लेख से मिलता है। इसका विवरण बागेश्वर लेख से मिलता है। खरपरदेव वंश की स्थापना किसने की होगी? इस वंश की स्थापना किसने की होगी? जाहिर सी बात है, नाम के शुरू में आ रहा, खरपरदेव ने ही की होगी इस वंश की स्थापना। तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? खरपरदेव ने। इस वंश की स्थापना खरपरदेव ने ही की थी। ठीक है जी। ये बसंत देव की तीसरी पीढ़ी का शासक था, इसी में लिखना है। ये बसंत देव की तीसरी पीढ़ी का राजा था। नेक्स्ट लिखा आप, इसका पुत्र, खरपरदेव का पुत्र, इसका पुत्र कल्याण राज था। इसका पुत्र कल्याण राज था। इसका पुत्र कल्याण राज था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, ललित द्वितीय के आक्रमण के समय, नहीं, ललित द्वितीय ने इसे युद्ध में हराया था। वो तो पॉइंट हो गया ना ऊपर, इसमें लिखे आप नेक्स्ट पॉइंट, इसी में इसका पुत्र कल्याण राज था, ये हो गया। इसके बाद लिखना है आपको, ललित द्वितीय ने इसे युद्ध में हराया था। ललित द्वितीय ने इसे युद्ध में हराया था। इसमें लिखे आप, फिर इसके बाद आप सी करके कल्याण राज, इसमें पहली हेडिंग बनाया आप कल्याण राज में। पहली हेडिंग लिखे इसमें आप त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव। इसमें लिखे आप, ये प्रथम परिवार का अंतिम राजा था। ये प्रथम परिवार का अंतिम राजा था। ये प्रथम परिवार का अंतिम राजा था। इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी।
इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी। इसने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी। इसने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसका, इस राजा का, इसमें लिखे आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसका, इसने किरातों डैश सको, इसने किरातों अथवा सको जातियों के साथ संधि की थी। इसने किरातों अथवा सको जातियों के साथ संधि की थी। इसने किरातों अथवा सको जातियों के साथ संधि की थी। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, जैसे हम पढ़ रहे थे इसमें कि बसंत देव के समय जो है वो ललित द्वितीय का आक्रमण हुआ और कल्याण राज को है जो उसने हराया, ललित द्वितीय ने युद्ध में हराया। तो यहां पर हम वही देख लेते हैं कि जो एक आक्रमण हुआ था इन्हीं के समय, वो हुआ था धर्मपाल का आक्रमण। ठीक है जी। तो हेडिंग बनाए इसमें आप, इसमें लिखे धर्मपाल का आक्रमण। धर्मपाल का आक्रमण, यह हेडिंग लिखे आप इसमें लिखे फिर आप धर्मपाल का आक्रमण। धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का शासक था। धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का शासक था। धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का शासक था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं नोट्स ये आपको लिखा रहा हूं और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये नोट्स जो है आपके 5 से 6 बुक, 5 से 6 किताबों से मिलकर, बुकों से मिलकर ये नोट्स जो है मैंने आपके बनाए हैं। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं आपको, 100% नहीं बल्कि 101% जो है वो इसकी पूरी गारंटी के साथ बताता हूं कि मैं आपको इनसे जो है प्रश्न आने ही आने हैं। इतनी उम्मीद मुझे अपने नोट्स पर है, इतना विश्वास है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं, कि एग्जामिनर जो है वो क्या पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है। तो इतना मैं आपको बता दूं कि इनसे आना ही आना है। क्वेश्चन जो है आपका, वो जो नोट्स है उनसे हर हाल में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसे ऐसे ही बैठकर क्लास को मत लीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूं उसे आप प्लीज नोट कर लीजिए, आपके लिए ही वो फायदेमंद होगा। क्योंकि बाद में जो क्लासेस चलेंगी उसमें केवल लिखवाया नहीं जाएगा आपको, उसमें डायरेक्ट बस समझा दिया जाएगा, आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा, लिखा हुआ आपके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है जी। कहां थे हम? धर्मपाल के आक्रमण पर। तो इसमें लिखा आप धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का शासक था। सेकंड पॉइंट लिखे आप, कन्नौज की गद्दी के लिए चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज की गद्दी के लिए चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठेगा, संघर्ष चल रहा था, 3 पक्षों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उनमें से धर्मपाल ने है जो उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, उन्हीं में से था एक। तो लिखिए, कन्नौज की गद्दी के लिए चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले शासक धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। इस समय यानी कि जिस समय त्रिभुवन राज ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, तो ये बता रहा है कि उस टाइम पर जो है राजा कौन था। तो ये उसमें लिखे आप, इस समय त्रिभुवन राज शासक कर रहा था। इस समय त्रिभुवन राज शासन कर रहा था, या इस समय त्रिभुवन राज शासक था, शासन कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आक्रमण के बाद निम्बर शासक सामंत के द्वारा स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। आक्रमण के बाद निम्बर नामक सामंत के द्वारा
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, इसका आखिरी पॉइंट, धर्मपाल की जानकारी नालंदा अभिलेख से मिलती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। वो आपसे पूछ ले कि धर्मपाल की जानकारी कहां से मिलती है, तो वो मिलती है आपकी नालंदा से। ठीक है जी, नालंदा शिलालेख से मिलती है, अभिलेख से, नालंदा अभिलेख से। ठीक है जी। इससे पहले जो आपको पॉइंट लिखवा है निम्बर वंश, अब दूसरा परिवार जो आपका शुरू होगा वो निम्बर वंश ने जो है वो धर्मपाल के आक्रमण के बाद जो है निम्बर वंश ने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी थी। तो जो दूसरा परिवार होगा आपका, उसका प्रथम राजा जो होगा आपका वो होगा निम्बर वंश। और इसमें देखेंगे निम्बर देव इस वंश का प्रथम संस्थापक होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम इसका द्वितीय परिवार, उसमें देखेंगे कौन कौन से राजा हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जो आपको पूछना हो कमेंट में, जो आपको लगा हो कि यहाँ और बेहतर हो सकता था या और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।